इस संसार में सफल होना, प्रगतिशील होना हम सभी चाहते हैं, परंतु वास्तविक स्तर पर यह किसे कहा जाता है, इसका सटीक ज्ञान किसी के पास भी नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए सफलता की परिभाषा अलग अलग होती है और उसको प्राप्त करने के समीकरण भी हो सकते हैं, परंतु सफलता के उपरांत का जीवन अधिकांश लोग सही अर्थों में आनंद पूर्वक एक लंबी अवधि तक नहीं रख पाते हैं। प्रत्येक सफलता हमें समाज के योगदान से प्राप्त होती, जिसके लिए हमें उसका आभार व्यक्त करना आवश्यक होता है। यह योगदान हम कई प्रकार से पूरा कर सकते हैं, जिसके कुछ उदाहरण हम इस अध्याय के द्वारा समझेंगे। प्रत्येक लक्ष्य की प्राप्ति के उपरांत एक नवीन लक्ष्य हमारे पास उपलब्ध होना अनिवार्य होता है, जिससे हमें कभी भी थकान का अनुभव नहीं रहता है। चलिए इस अंतिम अध्याय का आनंद लेते हैं। अध्याय 10, वित्तीय शिक्षा एवं सामाजिक सेवा। समाज में यदि हमें किसी भी रूप में सेवा करनी है, तो उसके लिए हमारे पास वह ज्ञान होना आवश्यक है कि उससे हमें किस प्रकार की प्राप्ति हो रही है। यह आवश्यक भी है। हम जिस समाज में रहते हैं, उसमें हमारा क्या दायित्व है, यह तो हम आपने पूर्व अध्याय से समझ ही गए हैं। किंतु यह भी एक बड़ा प्रश्न है कि क्या केवल दायित्वों को निभाना ही आवश्यक होता है या उससे संबंधित आर्थिक समीकरणों को भी जानना आवश्यक होता है। यह अध्याय इस पुस्तक के साथ विशेष तौर पर जोड़ा गया है, जो आपको जीवन की एक सबसे बड़ी शिक्षा का मार्ग प्रशस्त करेगा। यह मार्ग निवेश एवं उसके द्वारा की गई प्राप्ति की ओर आपका ध्यान आकर्षित करेगा। एक बात हम सभी को अपने जीवन के विषय में पता होनी चाहिए कि हम सभी लोग अपने बालपन से ही एक व्यापारी का जीवन जीते हैं। व्यापार किसे कहा जाता है, इसे समझना सर्वप्रथम आवश्यक है। एक ऐसा व्यय जिसे तभी पारित किया जाए जब उससे किसी न किसी रूप में लाभ अर्जित किया जा सके, व्यापार कहा जाता है। व्यापार का सीधा संबंध लेन देन से ही होता है, किंतु इसका मुख्य आधार वास्तव में मधुर संबंध होता है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए उसके साथ रहने वाले सभी लोग मूल रूप से संबंधों के आधार पर जुड़े होते हैं। संबंधों का आधार मूल रूप से लेनदेन ही होता है। यह लेनदेन वास्तव में एक लाभ की प्राप्ति को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। जब कोई हमारा संबंधी अपने कार्य विशेष के लिए हमसे दूर चला जाता है, तो ऐसी अवधि में हम उसके दायित्व को स्वयं निभाने का प्रयत्न करते हैं। एक परिवार में जितने भी सदस्य होते हैं, वह छोटे बड़े रूप में दायित्वों का ही निर्वाह करते हैं। सभी के सहयोग से एक परिवार सुखमय स्थिति को प्राप्त करता है। यदि परिवार में सुखमय स्थिति रहती है, तो परिवार सदैव प्रगतिशील रहता है, अन्यथा पतन के रास्ते पर अग्रसर हो जाता है। सुखमय स्थिति प्राप्त करने के लिए आर्थिक संग्रह का होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि वर्तमान युग में व्यक्ति का आर्थिक रूप से संपन्न होना प्राथमिकता मानी जाती है। आर्थिक संपन्नता में धन को अर्जित करना मुख्य भूमिका अवश्य निभाता है, किंतु इससे भी बड़ी भूमिका इसके निवेश की ओर हमें अग्रसर करती है। वैसे तो आपको इस विषय पर पूर्व में ही कई बातों से अवगत कराया जा चुका है, किंतु इस विषय के अंतर्गत आपको आर्थिक निवेश की एक नवीनतम शैली से अवगत कराया जाएगा। जैसा कि हमने अपने पूर्व के अध्ययनों में पढ़ा था कि व्यक्ति को अपने मासिक आय का 30% विशेष तौर पर सुरक्षित एवं निवेश के रूप में उपयोग करना होता है। किंतु निवेश को सही अर्थों में करने के लिए समाज का एक विशेष योगदान होता है। आपके समक्ष 3 प्रकार के फल रखे हैं, पहला मौसम्बी के रूप में, दूसरा सेब के रूप में और तीसरा बादाम के रूप में। मौसम्बी के रस को निकालना सरल होता है, सबसे रस की प्राप्ति कुछ जटिल प्रक्रियाओं में से एक मानी जाती है। परंतु बादाम से तेल निकालने के लिए विशेष उपकरण का उपयोग किया जाता है। यदि हम तीनों के मूल्य का निर्धारण करते हैं, तो बादाम सबसे महंगा फल माना जाता है।
मौसम्बी के रस को निकालना बहुत ही सरल होता है, इसीलिए इसको किसी के द्वारा भी उपयोग में लिया जा सकता है। सेब का रस प्राप्त करना कुछ कठिन होता है, इसलिए इसके लिए एक विशेष विधि का उपयोग ही करना श्रेष्ठ होता है। किंतु बादाम अपने गुणों और मूल्य के अनुसार श्रेष्ठ फल माना जाता है। इसके बताने के पीछे का मुख्य कारण मानव जीवन के मूल्यांकन के विशेष पक्ष को बताना है। मानव का जीवन भी मूल रूप से अपने भीतर उपलब्ध एक विशेष रस की उपस्थिति से ही जीवंत रहता है। यदि यह रस मात्रा में अधिक होता है तो मानव जीवन सुखमय एवं श्रेष्ठ माना जाता है। मानव जीवन में इस रस को बुद्धि के रस के रूप में संबोधित किया जाता है। आपके समक्ष कई प्रकार के प्रश्न प्रस्तुत हो सकते हैं, किंतु इसे समझना अत्यंत आवश्यक है। जिस प्रकार व्यक्ति को शिक्षा प्रदान की जाती है, जिसमें विभिन्न विषयों को उसे पढ़ाया जाता है, प्रत्येक विषय के सदैव 3 पक्ष होते हैं, जिन्हें तार्किक, वैचारिक और सक्रिय नामों से संबोधित किया जाता है। तार्किक स्तर यह बताता है कि विषय का उपयोग किस प्रकार किया जा सकता है। वैचारिक स्तर यह बताता है कि कब और कहां इसका उपयोग करना श्रेष्ठ होगा। किंतु सक्रिय स्तर विशेष तौर पर उपयोग करने के उपरांत प्राप्ति की ओर संकेत करता है। सबसे महत्वपूर्ण पक्ष सक्रियता और हमारा ध्यान आकर्षित करता है। जब हम भोजन करते हैं तो इसके पीछे का लक्ष्य हमारे भौतिक शरीर को शारीरिक बल की प्राप्ति प्रदान करना होता है। अपने शारीरिक बल की प्राप्ति के लिए जिन भी पोषक तत्वों की हमें आवश्यकता होती है, हम उसके अनुसार भोजन की मात्रा और उसका स्तर तय करते हैं। ठीक उसी प्रकार किस प्रकार की शिक्षा किस रूप में उपयोगी सिद्ध हो सकती है, हम उसका भी एक स्तर तय करते हैं। जिस प्रकार से हमें शिक्षा प्रदान की जाती है, इसमें तार्किक और वैचारिक स्तर कुछ स्तर तक पढ़ाए जाते हैं, किंतु सक्रिय होने का मार्ग नहीं बताया जाता। किस विषय से हमें किस प्रकार का लाभ मिल सकता है, बिना यह समझाए हमें केवल उस विषय को अंकों के आधार पर अर्जित करने के लिए प्रेरित किया जाता है। जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि जब कभी भी हमें किसी प्रकार का आर्थिक लेन देन करना होता है, हमें अपने वित्तीय प्रमाण पत्रों को प्रस्तुत करना पड़ता है। हमारे शैक्षिक स्तर एवं योग्यता को किसी भी रूप में उपयोग नहीं किया जाता है। समाज के दृष्टिकोण से वित्तीय शिक्षा का स्वरूप ही अलग होता है, जिसमें हमें अपनी संपत्ति की सुरक्षा के साथ साथ निवेश की जानकारी को भी सीखना आवश्यक होता है। निवेश एक ऐसी विधि होती है जिसके द्वारा हमें बाजार के द्वारा प्राप्ति के रूप को समझने की योग्यता प्राप्त होती है। उदाहरण के तौर पर जब हम किसी भी वित्तीय संस्था में अपना धन निवेश के रूप में सुरक्षित रखते हैं, तो वहां पर हम इस बात को विशेष तौर पर ध्यान में रखते हैं, यह हमें कितने प्रतिशत धन लाभ कितनी समय अवधि के अंतराल के बाद प्राप्त होगा। बैंकिंग व्यवस्था में ब्याज दर अपने न्यूनतम स्तर पर पहुंच चुकी है। इसके अतिरिक्त जितने भी वित्तीय संस्थान उपलब्ध है, वहां पर इस दर की वृद्धि बाजार की तुलना में काफी कम होती है। निवेश करने से पूर्व आपको निवेश की जानकारी का पूर्ण रूप से ज्ञान होना आवश्यक होता है। जिस प्रकार भोजन ग्रहण करने के उपरांत हमें एक निश्चित समय के लिए प्राप्ति के रूप में शारीरिक बल प्राप्त हो जाता है, ठीक उसी प्रकार हमारी संपत्ति अथवा धन के निवेश का भी हमें ज्ञान होना आवश्यक होता है। सामान्य तौर पर निवेश की वास्तविक जानकारी हमें नहीं होती है। निवेश को सामान्य अर्थों में कुछ इस प्रकार देखा जाता है कि जिसमें निवेश की गई धनराशि अथवा संपत्ति किस रूप में बढ़त प्राप्त कर रही है। किंतु निवेश एक बहुत बड़ा विषय होता है। वित्तीय शिक्षा प्रणाली में निवेश को 3 प्रकार के आयामों में देखा जाता है: लागत, निवेश प्रणाली एवं प्राप्ति। जब हम लागत की बात करते हैं तो इसका सीधा संपर्क उस धन अथवा संपत्ति की ओर संकेत करता है जिसे हमने अपने परिश्रम के द्वारा प्राप्त किया होता है।
उदाहरण के तौर पर हम सभी लोग शिक्षा ग्रहण करते हैं, जिसके लिए हम सभी स्कूल एवं विश्वविद्यालयों जैसी संस्थाओं का उपयोग करते हैं। किसी भी संस्थान में धनराशि दो प्रकार से साझा की जाती है, पहला प्रत्यक्ष रूप में एवं दूसरा अप्रत्यक्ष रूप में। प्रत्यक्ष रूप से धनराशि वह होती है जो हमने धन अथवा संसाधन के रूप में उपयोग की होती है, किंतु यह धनराशि वास्तव में अप्रत्यक्ष रूप से उपयोग की गई धनराशि से बहुत कम होती है, जिसमें सबसे बड़ा पक्ष समय को आधार मानता है। समय प्रतिक्षण जो हमारे पास से चला जाता है, उसे हम कभी भी वापस प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जब हम लागत को मूल्यांकन की दृष्टि से देखते हैं, तो हमें अपने समय का विशेष ध्यान देना होता है। एक ही समय में कुछ छात्र उच्च श्रेणी के संस्थानों के द्वारा उत्कृष्ट और प्रशिक्षित शिक्षकों के सानिध्य में शिक्षा ग्रहण करते हैं, तो वहीं दूसरी ओर अत्यंत पिछड़े हुए क्षेत्रों में भी शिक्षा प्रदान की जाती है। समान समय अवधि का उपयोग दोनों ही क्षेत्रों में किया जाता है, किंतु एक पक्ष अपने अध्ययन को ऊर्जावान रूप से ग्रहण करता है, तो वहीं दूसरी ओर छात्र ऊर्जाहीन अवस्था में चला जाता है। परिणाम दोनों के व्यवसाय से स्पष्ट हो जाता है। अब यदि एक मेधावी छात्र बिछड़े हुए क्षेत्र में शिक्षा ग्रहण करता है एवं एक सामान्य बौद्धिक स्तर का छात्र उच्च स्तरीय क्षेत्र में शिक्षा ग्रहण करता है, तो क्षेत्र के प्रभाव से सामान्य बौद्धिक स्तर का छात्र भी अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन करने में सक्षम होता है। परंतु मेधावी छात्र को अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने के लिए अत्यधिक परिश्रम करना पड़ता है। दोनों ही पक्षों में समय की लागत समान दिख रही है, किंतु जिस लागत को हम अधिक मानेंगे वह मेधावी छात्र के रूप में प्रकट होती है। जिस प्रकार एक ही खदान से हीरा एवं कोयला प्राप्त होता है, हीरे का मूल्य बहुत अधिक होता है, तो वही कोयला न्यूनतम भाव में प्राप्त किया जा सकता है। निवेश करते समय लागत का अनुमान लगाना सबसे कठिन कार्य होता है। इस लागत के आधार पर ही निवेश का मूल्यांकन किया जाना चाहिए, किंतु ऐसा संभव नहीं हो पाता है क्योंकि इसकी समझ एवं परख बहुत कम लोगों में ही होती है। हम सभी ने एकलव्य नामक एक योद्धा के विषय में अवश्य सुना होगा। जहां एक और अर्जुन को श्रेष्ठ वातावरण की प्राप्ति हुई थी, तो वहीं दूसरी ओर एकलव्य न्यूनतम संसाधनों में शिक्षा ग्रहण कर रहा था। अर्जुन का सबसे बड़ा गुण उसका क्षत्रिय होना एवं राजा के परिवार से संबंध रखना था, तो वही एकलव्य का संबंध अति पिछड़े वर्ग से न्यूनतम धनराशि वाले परिवार से था। दोनों के गुरु एक ही थे, आचार्य द्रोण। अर्जुन को उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से शिक्षा प्रदान की, तो दूसरी ओर एकलव्य ने उनकी मूर्ति को ही स्थापित करके पूरे श्रद्धा भाव के साथ शिक्षा ग्रहण की। यह बात अवश्य थी कि एकलव्य के पास भी उसके माता पिता के उच्च कोटि के संस्कार एवं शिक्षा का स्रोत था, जो सामान्य तौर पर भी एवं आदिवासी जनजातियों के पास नहीं होता है। किंतु उसका श्रेष्ठतम उपयोग करने की कला एकलव्य के पास थी। वर्तमान में अधिकांश लोग अर्जुन को संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अवश्य कहते हैं, किंतु साथ ही एकलव्य का नाम भी बड़े सम्मान से लिया जाता है। इन दोनों उदाहरणों से आपके समक्ष समय एवं वातावरण के रूप में लागत को समझाने का प्रयास किया गया है। जब हमें लागत का उचित ज्ञान हो जाता है, उसके उपरांत ही हमें निवेश के विषय में कार्य करता प्रारंभ करना होता है। कंप्यूटर की भाषा में प्रत्येक कार्य को 3 पक्षों से गुजरना होता है, इनपुट, प्रोसेस एवं आउटपुट। अर्थशास्त्र की भाषा में इनपुट अर्थात आपूर्ति होती है, आउटपुट अर्थात मांग होती है एवं प्रोसेस अर्थात निवेश प्रणाली होती है। जिस प्रकार बाजार हमसे मांग करता है, उसी प्रकार का निवेश लागत की दृष्टि से देखा जाता है। बाजार में एक समान दिखने वाले संसाधन अपनी लागत के अनुसार अलग अलग मूल्य पर बिकते हैं। ठीक उसी प्रकार जब हम किसी भी संसाधन को निवेश की दृष्टि से देखते हैं, तो हमें उस संसाधन की लागत का ज्ञान होना आवश्यक होता है।
निवेश एक प्रक्रिया होती है जो हमारी लागत को लाभ में परिवर्तित कर देती है। हमें एक बात को ध्यान में रखना चाहिए कि अपनी योग्यता एवं अनुभव के आधार पर अपने लाभ को निर्धारित करने की क्षमता रखनी चाहिए। अधिकांश लोगों को मुद्रा के 4 स्तरों का ज्ञान नहीं होता जिनके द्वारा धन को अर्जित किया जाता है। विश्व में लगभग 80% लोग एक कर्मचारी के रूप में अपनी सेवा को प्रदान करते हैं। इन लोगों का जीवन 2 पगडंडियों के मध्य निर्धारित होता है, परिवार एवं इनका कार्यालय। समाज के मध्य में इनका योगदान सामान्य रीति से ही होता है, जिसके पीछे का कारण इनकी दिनचर्या होती है। प्रतिदिन सुबह यह अपने कार्यालय की ओर प्रस्थान कर जाते हैं और संध्या काल में घर पर पुनः लौट आते हैं। इसे यदि इनकी आजीविका के विषय में जानने का प्रयास किया जाए तो हमें कोई विशेष ज्ञान अर्जित नहीं हो पाएगा। दूसरी श्रेणी में व्यवसायी वर्ग आता है जो अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को रखकर अपना कार्यक्षेत्र विकसित करता है। यह व्यवसायी वर्ग अपनी सोच एवं योग्यता के आधार पर छोटे अथवा बड़े स्तर पर अपने व्यापार को विकसित करता है। यह समाज का उपयोग करना जानता है एवं समाज के लिए संसाधनों को उपलब्ध कराने का विशेष कार्य भी करता है। प्रत्येक देश अथवा राज्य का व्यवसायी वर्ग मूल रूप से अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा माध्यम होता है। तीसरे स्तर पर वे लोग आते हैं जो मूल रूप से अपनी सेवाओं को स्वतंत्र भाव से समाज के साथ साझा करते हैं। इस श्रेणी में जो लोग कार्य करते हैं वह केवल सेवाओं के माध्यम से ही स्वयं का धन उपार्जन करते हैं। समाज के प्रति इनका रुझान संतुलित भाव में ही होता है, क्योंकि यह सभी लोग एक सीमित दायरे में समाज को साथ जोड़ते हैं। अपनी व्यक्तिगत सेवा के आधार पर ही यह समाज के लिए उपयोगी सिद्ध होते हैं। इन सभी क्षेत्रों से अलग एक ऐसा भी क्षेत्र होता है जहां पर निवेशकर्ता होते हैं। सही अर्थों में जीवन का आनंद यह चौथा वर्ग ही उठाता है। इस वर्ग को इस बात का सटीक ज्ञान होता है कि किस प्रकार धन को धन से ही गुणा किया जाए और जीवन का वास्तविक आनंद लिया जाए। वास्तव में यही वह वर्ग होता है जो प्रत्येक देश की पूंजी को उसके उतार चढ़ाव पर संभालते हैं। इस वर्ग के लोगों को निवेश के तीनों पक्षों का सटीक ज्ञान होता है। जब कभी भी वित्तीय शिक्षा के विषय में कार्यशाला का आयोजन किया जाता है तो इसी वर्ग विशेष को निमंत्रण दिया जाता है। आपके मस्तिष्क में यह बात अवश्य आएगी कि आखिर निवेश किस प्रकार से किया जाना चाहिए जो यह चौथा वर्ग करता है। मूल रूप से निवेश को समझना एवं इसके प्रति अपनी आजीविका का जुड़ाव रखना एक कला होती है। जैसा कि हमने आपको पहले ही समझाया है, एक सामान्य व्यक्ति विशेष के लिए अपनी आय का 30% भाग आरक्षित रखना होता है, किंतु एक निवेशक के दृष्टिकोण से आप अपने आजीविका का पूर्ण धन निवेश के रूप में भी उपयोग करते हैं। आपको इस बात का पता होना चाहिए कि प्राप्त धनराशि का उपयोग आप किस प्रकार से कर रहे हैं। एक निवेशक के रूप में यह जीवन के प्रत्येक क्षण को एक आपातकालीन स्थिति के रूप में देखते हैं। समय को शुद्ध धन के रूप में उपयोग करना जानते हैं। प्रत्येक संबंध को एक निवेश के रूप में जीने में सक्षम होते हैं। समय का संतुलित उपयोग करना इन्हें आता है। जीवन को यह लोग यथार्थवादी रूप में जीते हैं। इनको समाज में आर्थिक विषय पर विशेष योग्यता प्राप्त होती है। इनका सदैव यही प्रयास रहता है कि जिस भी रूप में कार्य किया जाए वह जीवन को प्रगतिशील ही बनाए। फिर तो एक सामान्य व्यक्ति के लिए इस प्रकार का बौद्धिक स्तर प्राप्त करना एक कठिन कार्य होता है। उसकी शिक्षा में भी ऐसा कोई विषय सम्मिलित नहीं किया जाता जिसे वह बाजार में उपयोग कर सके। एक सामान्य व्यक्ति के लिए निवेश को अत्यंत सरल बनाया जा सकता है यदि वह इसके लिए स्वयं को तैयार कर सके।
यह हम सभी जानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का उद्देश्य प्रगति पथ पर चलना होता है, किंतु आर्थिक रूप से बलवान होना भी अत्यंत आवश्यक होता है। हमारी अगली पुस्तक, जिसका शीर्षक वर्किंग इन नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से आपको निवेश के विशेष प्रशिक्षण से लाभान्वित किया जाएगा। यह पुस्तक विशेष तौर पर उन लोगों के लिए लिखी जा रही है जिनको अपने जीवन में अपने व्यक्तित्व निखार एवं नेतृत्व को प्रखर बनाने के लिए सही अर्थों में जिज्ञासा बनी रहती है। वह समाज एवं अपने परिवार को सही अर्थों में दुनिया के सबसे श्रेष्ठ व्यवसाय के विषय में बताने की कला को सीखना चाहते हैं। आप सभी को निवेश के श्रेष्ठ ज्ञान से अवगत कराने के लिए हमने एक विशेष कार्यशाला का आयोजन किया है। इस कार्यशाला के माध्यम से आपको निवेश के प्रत्येक पक्ष के विषय में विस्तृत जानकारी प्रदान की जाएगी। यह विशेष कार्यशाला विशेष तौर पर उन लोगों के लिए है जो अपने जीवन को एक नए अध्याय के रूप में देखना चाहते हैं। आप सभी मित्रों का इस कार्यशाला में स्वागत है। इस कार्यशाला में अपनी सीट को आरक्षित करने के लिए आपको एक फॉर्म को भरना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे दिया गया है। इन सभी सूचनाओं को आपसे साझा करने के उपरांत अब हम इस पुस्तक को समाप्त करने जा रहे हैं। आप सभी ने इस पुस्तक को अंत तक पढ़ा, इसके लिए आपको हृदय से धन्यवाद। आपसे निवेदन है, इस पुस्तक की ध्वनि प्रवाह को आप अपने अधिक से अधिक मित्रों तक साझा कीजिएगा। हमारे समुदाय में विशेष शिक्षा प्रणाली से जुड़ने के लिए हम आपका स्वागत करते हैं। हमने आपके लिए एक विशेष ऑनलाइन वर्कशॉप का आयोजन किया है जो प्रारंभिक स्तर पर सभी के लिए निःशुल्क है। इसका लाभ प्राप्त करने के लिए विवरण में दिए गए फॉर्म को भरें और अपना स्थान आरक्षित करें। धन्यवाद।